कस्टमर की ना को हाँ में कैसे बदलें। ना और हाँ में बहुत जरा सा अंतर है, लेकिन उसको हम लोग सबसे पहले अपने दिमाग को, माइंड जो है, एक पावर चाहिए, एनर्जी चाहिए। एक एलआईसी एजेंट था, लाइक वागेश एलआईसी एजेंट था। कई मीटिंग करी, लेकिन उनको क्लोजिंग नहीं हो पा रही थी और वो मायूस थे। वो सोचने लगे, यार मैं कहाँ फंस गया, मैं क्या कर रहा हूँ, आजकल ना क्लोजिंग हो रही है, नहीं कुछ नहीं हो रहा है। बड़ी निराशा हुई और वो धीरे 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 अपनी इंश्योरेंस एजेंसी से तंग होने लगे। उनके टीचर को, उनके कोच को पता चला अपने साथ वालों से कि वाकेश जो पहले बहुत मोटिवेट था, जो बहुत मोटिवेट था, वो थोड़ा डाउन आने लगा है। उनका कोच उन्हें बड़ा पसंद करता था और वो चाहता था वाकेश तो नंबर वन रहे, वो ब्रांच ही नहीं डिवीजन में नंबर वन आए, इंडिया में नंबर वन आए। और वो जानते थे वो ऐसा कर भी सकता है, फोकस्ड है। लेकिन इस समय कुछ टाइम ऐसा चल रहा है, क्लोजिंग नहीं हुई और वो डाउन आ रहा है। कोच ने एक दिन उनको कहा, वागेश आज मेरे घर आना, शाम को चाय इकट्ठी पियेंगे। चाय पीने से पहले बातचीत होने लगी। वागेश ने बताया, सर मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, फील्ड में भी जा रहा हूँ, मीटिंग भी मिल रही है, लेकिन क्लोजिंग नहीं आ रही। उनके कोच मुस्कुराए, चुपचाप सुनते रहे वागेश की प्रॉब्लम। वो चाहते थे वागेश दिल खोल के बात करे, एक दोस्त की तरह, एक भाई की तरह। एंड फिर उन्होंने कहा, आओ वागेश जरा बाहर बगीचे में टहलते हुए बात करते हैं। बगीचे में एंट्री की थी कि वहां एक टमाटर का पौधा नजर आया। वागेश कहने लगा, सर इसको क्या हुआ। कोच ने कहा, दोस्त मैंने इसको खाद भी दी, इसकी नर्चिंग भी करी, घास भी उखाड़ी और बड़ी केयर की, लेकिन ये नहीं चल पाया, सूख गया। राकेश बोला, सर बस ऐसा ही, जैसे मेरे, मैं काम करना बहुत कुछ चाहता हूँ, नहीं कर पा रहा। मैं तो सोच रहा हूँ कोई छोटी मोटी जॉब मिल जाए 15,000 की भी, तो भी मेरा काम चल जाएगा। कोच ने कहा, आओ चलो जो भी हो गया, आओ बैठ के, मैंने तो तुम्हें कॉफी पर बुलाया था, कॉफी पीते हैं। दोनों बैठ के कॉफी पीने लगे। भागेश ने कहा, मैं चलता हूँ। कोच ने कहा, आओ ना एक जगह और दिखाते हैं, आओ आपकी और पीछे की साइड चलते हैं। और जब पीछे की साइड गए तो भागेश ने देखा वहां तो बहुत सारे टमाटर तोड़े हुए रखे हुए भरे हुए हैं। ने सर, एक पेड़ था वो भी सूख गया, ये टमाटर आपने मार्केट से लिए? नहीं, ये भी मेरे बगीचे के हैं बेटा, तुमने केवल एक सूखा पेड़ देखा, आगे बगीचे पर जाने से पहले आप निगेटिव हो गए। अगर आप और आगे चलते तो आप देखते वहां पर लहलाते हुए टमाटर वाले पेड़ थे, जिनमें खूब टमाटर लग रहे थे। लेकिन तुम शुरुआत के झटके से नहीं उबर पाए और वापसी आ गए। दोस्तों, इंश्योरेंस एजेंसी बिल्कुल ऐसी है। कई बार हमारी कोई मीटिंग नहीं हो पाती, एक दिन, दो दिन, चार दिन, 10 दिन भी हो सकते हैं, लेकिन ये असंभव है अगर आप लगे रहें तो आपका रिजल्ट ना निकले। वो टमाटर के भरे हुए पेटियां नहीं थी, वो आपका बैंक बैलेंस था, जो सक्सेस के बाद आपके बैंक में आना है। तो दोस्तों, मेरा ये कहना है, अगर अभी ना मिल रही है तो हमें तैयार होना है। हमारे लिए हाँ कहां से आए, हमें और धार लगानी है, और धार लगानी है, और धार लगानी है, और तब तक लगानी है जब तक वो हमें शुरू नहीं हो जाती। ना और हाँ में फासला हमारे बोलने का एक एक शब्द, लहजा, हमारी नॉलेज, हमारी क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप। कोच ने अगर वागेश को नहीं बुलाया होता तो वागेश निराश हो चुका था। कोच ने उसको एक बच्चे की तरह व्यवहार किया। रिलेशनशिप, वही रिलेशनशिप हमारी बॉन्डिंग क्लाइंट के साथ भी चाहिए। जिस दिन क्लाइंट को आप सुनते हो, कोच वागेश को चुपचाप सुन रहा था, आपको क्लाइंट को चुपचाप सुनना है। हमारी लाइफ में बहुत सारे ऑब्जेक्शन आएंगे, हमारी लाइफ में बिजनेस करते हुए बहुत सारे ऑब्जेक्शन आएंगे। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का पहला फार्मूला मैं आपको देता हूं। आपको बहुत सारे कहागा, ये हुआ तो ये कहना, ये हुआ तो ये कहना, बहुत सारी चीजें कहूंगी। मैं कहता हूं, आपको पता ही है मैं एलआईसी एजेंट हूं, मैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देता हूं। और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में ये है पहला कदम, वो जब कहे मुझे ये ऑब्जेक्शन है, सर एक सेकंड कहीं भूल ना जाए, हम लिख लेते हैं। चुपचाप लिखते रहिए, जवाब नहीं देना है। अच्छा सर, ये प्रॉब्लम है आपको, रिटर्न कम आती है। अच्छा, सर्विसिंग आप कह रहे हो, और पूछो खोद खोद के, जो वो पांच, और बड़े प्यार से लिखते रहिए, कोई जवाब मत दीजिए। क्लाइंट को लगे यार ये बंदा सुन रहा है और लिख रहा है। मैं तो कहता हूँ जवाब ही देने से रुके रहिए, और तब उसके बाद उसका समराइज करके जवाब देना शुरू कीजिए। दोस्तों, आपको पता नहीं क्लाइंट अपना दिल हल्का करना चाह रहा है, उसने बुलाया तो आपको इसीलिए, और हम उससे आर्ग्यूमेंट, उसे समझाने लगते हैं। बस यहाँ गड़बड़ी होती है। तो सबसे पहले आपकी नॉलेज परफेक्ट होनी चाहिए।
क्लाइंट को सुनना बहुत जरूरी है। हम लोग क्लाइंट को सुन ही नहीं रहे। होता क्या है, जैसे आपको पता है, आपने रेड लाइट जंप करी और ट्रैफिक पुलिस वाले ने कहा लाइसेंस। उसने क्या कहा, लाइसेंस आपके पास है तो दे दो, नहीं है तो, अरे सर वो मैं घर उधर जा रहा था, इधर जा रहा था। उसने पूछा आपसे, इधर जा रहा था उधर जा रहा था, मैं लाइसेंस लेकर नहीं चला हूं घर से। बात खत्म हो गई। आप जितना उसे बढ़ाते हो वो मुस्कुराता है, क्योंकि वो सुबह से शाम तक 10 बार यही बहाने सुन रहा होता है। हमें इतना सीधा रहना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, मेरे को मैंने एक पॉलिसी करी। आपको भी डिस्काउंट की प्रॉब्लम आती है, सुबह शुरू में हमें भी बहुत आती थी। अब वो क्लाइंट हमारे घर आए, भैया वो इसमें डिस्काउंट होता है। मैंने कहा हाँ जी होता है। आप जब इनकम टैक्स में रसीद दोगे तो आपको इनकम टैक्स में रिबेट मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। कि नहीं वो LIC देती है। हाँ, मैंने कहा आपने जो ईयरली प्रीमियम लिया ना उसमें आपको 2% मिला। मीन्स उसने जो चीज दी मैंने उसको अनजाने ढंग से वही जवाब दिया। फ्रेंड्स, हमें ना इतने इनोसेंट बन के काम करना है कि वो कहे यार इसको तो कुछ पता ही नहीं है। मैं एक दिन सफदरजंग एनक्लेव की तरफ से रेड लाइट ब्लिंक कर रही थी, राइट मुड़ने वाली, और मैं मुड़ गया। मुड़ते ही देखा पुलिस वाले, उन्होंने रोका। मैंने कहा हाँ जी भाई साहब क्या हुआ। बस मुझे तो पता था मैंने क्या किया है, बट अरे आपने रेड लाइट की। सर रेड लाइट तो ग्रीन ही थी। कहते सीधी वाली तो ग्रीन थी, साइड वाली तो ब्लिंक नहीं हो रही थी। अच्छा, मैंने कहा सर ये ब्लिंक होती तो भी रुकना होता है, क्योंकि वो येलो नहीं ब्लिंक होके रुक गई वो राइट वाली। आपको पता नहीं है। मैंने कहा सर देखो मैं तो अभी दिल्ली में साल 6 महीने हुआ, लेकिन सर ब्लिंक से मतलब, वो कहता भाई साहब आप जाओ, कोई बात नहीं, जो हो गया उसने मुझे छोड़ दिया, क्योंकि मैं बिल्कुल सीधी सी जो वो बात करता मैं इतनी सीधी सी बात कर रहा था। हम ज्ञान बांटना चाहते हैं क्लाइंट को, मैं बहुत नॉलेज वाला हूं, और जब वो नॉलेज वाले हो तो वो पैसा दे रहे हो आपसे ज्यादा नॉलेज वाला है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का फार्मूला मैं दे रहा हूं। बिल्कुल चुपचाप सुन के अच्छे बच्चे की तरह, अच्छे बच्चे की तरह सुनिए, एंजॉय कीजिए उसका जो ऑब्जेक्शन है, क्योंकि आपको तो पता, बेचारे को पता नहीं था, इसलिए वो आपसे कह रहा था। तो समझे आप ये तरीका। अब कुछ लोग कहते हैं हमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, ऑब्जेक्शन आएंगे तो क्या होगा, मुझे बीमे में इंटरेस्ट नहीं है। फ्रेंड्स, आप खुद कहते हो बीमा तेरे लिए नहीं है, और आप इस क्वेश्चन से घबरा जाते हो। क्लाइंट ने कहा मुझे बीमे में इंटरेस्ट नहीं। आज मैंने 2-3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, जिनमें से मैं सारे लिख रहा हूं, मेरे सामने स्लिप है। मुझे बीमे में इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, क्या आप बीमा क्लाइंट को उसके लिए बेच रहे हो? जब बेच ही नहीं रहे तो आप घबरा क्यों रहे? हम तो क्लाइंट को बता रहे हैं अगर आप नहीं हो तो आपके परिवार के लिए काम आएगा। तो हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए, क्लाइंट को, ये फैमिली को बीमे से क्या फायदा होने वाला है, और हम बता रहे हैं तेरे को क्या फायदा होने वाला है। तू मर गया तो फैमिली को क्या फायदा? मर गया वाला हटाइए सर, बीमे से फैमिली को क्या फायदा होता है, जिसको फायदा होता है उसके बारे में बताइए। हम बताने लगते हैं क्लाइंट को। अभी मानक चंद जी का था, क्या पॉलिसी के अंदर सम एश्योर्ड रिड्यूस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। एक तो जिस साल, जिस डेट में पॉलिसी शुरू हुई है उसी टाइम रिड्यूस होगा। हम उसका टर्म कंडीशन के हिसाब से अगर कम हो सकता है तो वो भी कम कर सकते हैं। ठीक है मानक चंद जी, और कोई किसी का है? मुझे, और प्राइवेट और उसका LIC का, प्राइवेट और LIC का कोई मुकाबला ही नहीं है। बहुत देसी ढंग से बात कीजिए। अपनी जेब में, हमारे ग्रुप के अंदर ट्रेनिंग्स में भी हैं मिस्टर तुषार गुप्ता, वो नोट छापते हैं। कौन से वाले? एग्जाम्पल देने के लिए, उदाहरण वाले नोट। नकली मत समझ लेना, जो हम शो कर सके प्रेजेंटेशन देने के लिए। उनका, उनसे कुछ लेके रखिए नोट। 2,000 का नोट अपना निकालिए, 2,000 का जो तुषार गुप्ता जी प्रेजेंटेशन के लिए बनाते हैं वो निकालिए। उनसे कहिए सर आपको इस नोट में से किस पर विश्वास है। वो क्या कहेगा, जो सरकारी है। सर क्यों है? भाई गवर्नमेंट ने छापा है, गवर्नमेंट ने गारंटी ली है, इसलिए मुझे विश्वास है। तो बस सर आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं, प्राइवेट में सरकारी में क्या अंतर है? आप खुद ही बता रहे हो सर जो गवर्नमेंट ने बनाई है। तो कहेगा नहीं भाई शर्मा जी, IRDA ने उनको लाइसेंस दिया है, वो और आपकी LIC को भी दिया है। यस सर बिल्कुल दिया है। आपको मैं बिल्कुल अलग ढंग से बताना चाहता हूं, क्या आप रटे रटाए पुराने वाले चाहिए एग्जाम्पल जो आपका क्लाइंट 10 बार सुन चुका है, या बिल्कुल नया सुनना चाहते हैं? तो नया सुनना चाहते हैं तो मैं आपको नया बताता हूं।
आज तक हम उनको बहुत सारी चीज सिखाते थे, सर आईआरडी में ये, आईआरडी में ये नहीं। आप उनसे पूछिए सर आप बिजनेस करते हैं? अगर वो बिजनेस करता है तो उनसे कहिए सर आपने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, और लिया क्या फर्क पड़ता है? लिया है तो सरकारी रिकॉर्ड में आपका नाम चला गया। अच्छा सर आप जीएसटी लोगों से इकट्ठे करके जमा नहीं कर रहे तो क्या होगा? वो लोग क्या कहेंगे, भाई हमारे को नोटिस आ जाएगा। सर नोटिस कब आएगा? जब सरकार को पता चलेगा कि भाई हमने जीएसटी लिया हुआ जमा नहीं किया तो हमें नोटिस देंगे। सर उसके बाद क्या होगा? भाई हम जवाब देंगे, हो सकता है हम 2-4 महीने लटका के पेमेंट जमा कर दें। सर बिल्कुल। अब समझे आप फर्क क्या है? यही फर्क सरकारी एलआईसी और प्राइवेट वाली में है। सर आपको 4 महीने पहले से मैसेज आने शुरू हो जाते हैं, आप अपना नेफ्ट करवा लीजिए, रजिस्टर करा लीजिए, जिससे खास उस दिन आपके बैंक में पैसे चले जाएं। और सर प्राइवेट में वो आईआरडीए से रजिस्टर्ड है, आपकी पेमेंट की याद नहीं दिला रहे आपको। अब आप पेपर जमा करके आए, पेमेंट नहीं मिली, आपने उनसे 4 चक्कर काटे, महीना 2 महीना निकल गया, ज्यादा दिक्कत हुई, आपने आईआरडी में कंप्लेंट कर दी, आईआरडी ने कंप्लेंट में उसको नोटिस दिया, पैसे नहीं मिले आपको। अब वो आपके नोटिस का जवाब देना चाह रहा है, 1 महीना और लटक गया। आपका पैसा जो आपको आज मिलना था वो 6 महीने बाद मिला। बस यही सब प्राइवेट और सरकारी में फर्क पड़ता है, बिल्कुल सीधा सीधा। अच्छा ये है या नहीं है? तो फ्रेंड्स हमारे को जिस समय भी क्लाइंट को का कोई भी ऑब्जेक्शन है बहुत ठंडे दिमाग से सुनना पड़ेगा। हम लोग जो हमारी ट्रेनिंग्स का सेशन होता है उसके अंदर स्पेशली एक बार केवल ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ही चलाते हैं, और वो भी रटे रटाई नहीं कि मैं बोलूंगा कोई भी ऑब्जेक्शन और जवाब दे दूंगा। नो, आप 50 लोग जो सामने बैठते हैं हर आदमी मुझसे एक ऑब्जेक्शन पूछता है, मैं उसका जवाब देता हूं जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं होता। बिकॉज अगर आपके दिमाग से सारे ऑब्जेक्शन ही निकल गए तो आप तो बहुत अच्छा काम कर सकते हो। आप बताइए हम क्लाइंट को क्यों समझा रहे हैं? डॉक्टर को क्या बताना पड़ता है कि दवाई आपको फायदा करेगी? हमारे को प्लान ही इस तरह से बताना कि इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस क्या है। और हम लोग धीरे धीरे, मैंने कई बार देखा हमारे साथ वाले आर्ग्यूमेंट के हिसाब से चले जाते हैं। आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, हमने क्लाइंट के साथ समझो उसके कंधे पर हाथ रख के बैठना है। तो यहां आपको ये समझ लेना चाहिए मुझे क्लाइंट से बात क्या करनी है। कई बार हम क्लाइंट से बात करते हुए पता ही नहीं चलता कब धीरे 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 बहस में चले जाते हैं। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूं, मैं आज ही बताता हूं। मैं आज किसी के यहाँ, फ्रेंड्स इसके साथ साथ मेरे दिमाग में एक आया था, क्योंकि जो मैं बात कर रहा था वो मेडिक्लेम से जुड़ी थी। हम धीरे धीरे इसके अंदर मेडिक्लेम के ऊपर भी बात शुरू करेंगे, जिससे जो लोग मेडिक्लेम का काम करते हैं उनको भी फायदा हो। तो आज मैं किसी बड़े क्लाइंट के पास मेडिक्लेम समझाने गया। अब मेडिक्लेम समझाने के लिए, क्योंकि वो बहुत बड़ा क्लाइंट था, उसने अपने अकाउंटेंट को बुला लिया। भाई आप बैठ जाओ, मुझे ज्यादा पता नहीं है, 6ठा साल है उनका लेकिन कभी यूज भी नहीं हुई। अब वो उनका अकाउंटेंट अपने ढंग से समझा रहा है और अकाउंटेंट चेक भी देता है, उसी के थ्रू मेरी बात भी होती है। अब मैं ये नहीं कह सकता था आप गलत बता रहे हो, उनको अपना सम एश्योर्ड राइज करना था, बढ़ाना था। वो कहता है सर देखो ये जो पुरानी पॉलिसी है तो आपकी अलग चलेगी, और ये जो नई कर रहे हैं ये। अब मैं तो नई कर ही नहीं रहा था, मैं तो सम एश्योर्ड बढ़ा रहा था। अब मैं अकाउंटेंट की बात काट नहीं सकता, मुझे संभल के बोलना है। जो मेरा वैसे क्लाइंट है मेरा, वो मुझे डायरेक्ट जानता है, लेकिन इतना बड़ा हो चुका है कि मैनेजर के थ्रू बात होती है। मैंने कहा सर बहुत बढ़िया, आपकी सर बहुत ज्यादा अच्छी नॉलेज है, सर आप टच में रहते हैं उसका मतलब है। हाँ शर्मा जी, मैं सारी चीज रहता हूँ, पर सर ये वाली जो कंपनी ने अभी अभी अपने रूल में एक चीज और बढ़ा दी। अब मैंने उसको सम एश्योर्ड बढ़ाने के सारे फीचर बताने शुरू किए। मैंने उस अकाउंटेंट की बात भी रखी, उस व्यक्ति की भी बात रखी। क्यों? मुझे तो काम करना है, मैं अकाउंटेंट से, अरे यार आपको क्या पता है, मेडिक्लेम तो मैं बेचता हूँ। एक सेंटेंस मैंने कहना था, अगली बार मेरा मैसेज आगे कन्वे नहीं होना था, मैं एक बड़े क्लाइंट को छोड़ देता। तो दोस्तों हमारे को चाहे वो बातचीत में बीच में कोई ऑब्जेक्शन आए, सबसे पहले ठंडे दिमाग से क्लाइंट का ऑब्जेक्शन सुनना है, और उसके बाद सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर आप जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? आपने कहा प्राइवेट और एलआईसी में, प्राइवेट तो बढ़िया है। सर आपने बिल्कुल ठीक कहा, प्राइवेट ने आईआरडीए से लाइसेंस लिया है,
लेकिन दोनों की वर्किंग आप जानना चाहते हैं, वो भी तो वही पूछ रहा था। उसने कहा था कंपैरिजन बता दो। अब हमने वर्किंग को जब उसने कहा यस, बताना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले क्लाइंट का कोई भी ऑब्जेक्शन हो, ना को हाँ में बदलना सबसे बड़ा आसान ये है, क्लाइंट को लगे मैं ही समझा रहा हूं। जो आज हमने सुबह भी बात की, क्लाइंट के साथ हमारे को क्या होता है, हम क्लाइंट को समझाते हैं, और जब हम क्लाइंट को समझाते हैं तो क्लाइंट हमारे को 70% सुनता है, 50% उसके अंदर जाता है, और 20% दिमाग तक जाता है। और अगर ऐसा हो कि क्लाइंट ही हमें समझाए, तो वो 100% हमें समझा रहा होगा, और आप मुस्कुराते हुए उसके घर बैठ के उसकी चाय का आनंद लेते हुए देखोगे कि आपका क्लाइंट आज आपको एजेंट की तरह समझा रहा है। अच्छा, मजा आएगा ऐसा। आज हमने जो चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग और रिटायरमेंट प्लानिंग की थी, जो लोग भी आज सेशन में थे वो देख रहे होंगे, मैंने क्या कहा, अपने क्लाइंट के सामने इस शीट को खोल के रख दो, भैया तू भर। सर आप देखो, आपका बच्चा है, आपको कितने पैसे देने हैं, आप कितनी इन्फ्लेशन है सर आप भरिए, सर आपका खर्चा कितना है आप भरिए, हम तो आपकी चाय पी रहे हैं। अगर इस ढंग से हम क्लाइंट के साथ काम करना शुरू कर दें, तो क्या हमारी सेल बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? कितने लोग इससे सहमत हैं? और हमेशा एक चीज मैं जरूर कहूंगा, अपनी आवाज को सपाट मत रखिए, ऊपर नीचे दाएं बाएं क्लाइंट को इन्वॉल्व कीजिए। मैंने अभी कहा, कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं, इसको टाइप कीजिए। मैं आपको भी इन्वॉल्व कर रहा हूं। हमें अपने क्लाइंट को इन्वॉल्व करना जरूरी है। सर आप क्या सोचते हैं? पहला क्वेश्चन, जैसे ही आपको क्लाइंट कहता है मैं आपको ओपनिंग सिखा रहा हूं आज, जब मैंने आज मेरे जो सेशंस होते हैं, मेरे सेशंस और ट्रेनर की तरह नहीं होते, क्योंकि मैं खुद एजेंट हूं, तो मैं एजेंट की तरह बात करता हूं। मैंने आज भी, मैं क्या प्रेजेंटेशन देता हूं चाइल्ड एजुकेशन में। आप दोस्तों, आपको पता ही है, मैं 1998 से एजेंसी चला रहा हूं, 2008 से मैंने एमडीआरटी शुरू की थी, जो कंटिन्यूस रही। क्या आप चाहते हो कि केएम शर्मा अपने क्लाइंट के साथ क्या बात करता है, कैसे उसका सक्सेस रेशो 10 में से 7 से 8 पॉलिसी है, क्या आप जानना चाहते हो? जो भी नए लोग जुड़े हैं, सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग फिर सैटरडे को नया बैच शुरू कर रहे हैं। कंटिन्यूस हमारे हर हफ्ते नए बैच होते हैं। मैं आपको जब सिखाता हूं तो वो बात करता हूं जो मैं खुद क्लाइंट से कर रहा होता हूं। तो केएम शर्मा आपको ट्रेनिंग नहीं देता। समझो आप केएम शर्मा के साथ एक क्लाइंट के सामने बैठे हो, साथ में देखते हो केएम शर्मा, जो आज 25 साल का एक्सपीरियंस वाला पर्सन है, वो किस तरह से अपने क्लाइंट को डील करता है। क्या प्रैक्टिकली सीखना चाहते हो? जो लोग भी सीखना चाहते हो, सैटरडे को हमारा नया बैच शुरू हो रहा है। कोई भी डिटेल चाहिए, आप मेरा नंबर 9818294653, इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की बात होगी, कोई हवा नहीं। दोस्तों, ऑब्जेक्शन बहुत सारे होते हैं। हम, कई लोग तो कहते हैं हम, सर हमें सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी। भाई, एक आदमी 400 किलोमीटर जाना था लॉकडाउन में, पैदल ही चल दिया, तो भी पहुंच गया। उसको कोई कन्वेंस मिलेगी तो भी पहुंच गया। हर आदमी पहुंचता है मंजिल पर, बस आप किस साधन से चलते हो। आपने नॉलेज ली, थोड़ा जल्दी पहुंच जाओगे। आपको गाड़ी मिल गई 400 किलोमीटर, आप शाम तक पहुंच जाओगे। नॉलेज नहीं ली, अपने बेस पर चलते रहे, भटकते हुए, धीरे धीरे, जो गाड़ी वाला शाम तक पहुंच गया, आप 4 महीने में पहुंच जाओगे, 6 महीने में पहुंच जाओगे, 1 साल में पहुंच जाओगे। पहुंचोगे जरूर, ये आपकी इच्छा है। आप अभी 1 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हो, या 10 साल एक्सपीरियंस करते 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 तब 1 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हो? और पता लगा उसमें से 10,000 फ्रेश थी, 90,000 तो रिन्यूअल ही था, तो आपने नहीं कमाया। मैं फ्रेश 1 लाख इनकम की बात कर रहा हूं। तो फ्रेंड्स, मेरा आज का टेक अवे यही है। कोई ऑब्जेक्शन हो, आप मेरे को मैसेज करिए, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। मुझे भी लोग कहते हैं मैं पोस्टपोन कर रहा हूं। दोस्तों, पोस्टपोन इसलिए कर रहे, मैं उससे नहीं समझा पाया इसलिए मेरे क्लाइंट ने पोस्टपोन किया। हमें करना क्या था? इसका मतलब है हमें इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस को समझा नहीं पा रहे। एंड वो इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस को समझाने के लिए जो मैंने एक्सेल शीट बनाई, जो मैंने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। हम लोग कल फिर मिलेंगे इसी समय। आज मेरा एक सेशन तुरंत 9:30 बजे बिजनेसमैन के साथ है, इसलिए मुझे थोड़ा जल्दी निकलना है। तो थैंक यू वेरी मच। जो नया कोई आया है वो इसको सब्सक्राइब कर दे, और जो लोग भी मेरे कोर्स में आना चाहते हैं, जो सैटरडे होगा, उसके अंदर गुरु दक्षिणा 501 रुपया है।
और सबसे पहले हम लोग प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या आज क्या है, नए क्लाइंट कहां से लाएं। क्लाइंट लोगों को नए, आपको हथियार चल रहे हैं आगे और वो चलाने का मौका नहीं लग रहा, जंक लग रहा है। तो सबसे पहले आपको नया क्लाइंट कहां से मिले यही सोचना है। और हमारे सेशन की एक सबसे बड़ी खासियत है, आपने एक बार सेशन कर लिया, आपको दोबारा रिपीट करना है, तीसरी बार करना है, चौथी बार करना है, दोबारा कोई पैसा आपसे नहीं लिया जाता, केवल एक बार चार्जेस लेते हैं हम लोग। बिकॉज हम लोग बिजनेस नहीं, एक विजन के साथ काम कर रहे हैं। मैं एजेंट, आप एजेंट, एक फैमिली बन गई। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए हम लोगों के साथ। शनिवार को हम लोग नया सेशन शुरू कर रहे हैं। थैंक यू।